हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय विद भूमि। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन होता है क्या है। तो रेस्पिरेशन होता है ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये क्या होता है रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें अल्टीमेट गोल क्या है रेस्पिरेशन का, तो फाइनल गोल क्या है कि जो फूड है, फूड का क्या करना, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन से क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। अब रेस्पिरेशन चाहे वो एरोबिक टाइप से हो सकता है या फिर एनारोबिक टाइप से हो सकता है, तो इसलिए श्वसन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन को यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। प्राइमरी हम इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री इसको हम बोलते हैं एम्फीबोलिक। लेकिन अगर ऑप्शन में एम्फीबोलिक नहीं हो तो हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो होगा कैटाबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में चेंज हो रहा हो और सिंपल से कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा हो। जबकि कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो अब हम जानते हैं ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि सांस लेना, सांस लेने क्या होता है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है, इनटेक ऑफ O2 लेना एंड एक्सपेल ऑफ CO2, ये क्या होता है ब्रीदिंग, जो नॉर्मली लोग जिसको क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती कैसे है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हम क्या करेंगे, जो भी गैसेस हैं उनका क्या होगा, इनटेक मेनली O2, और वो यहाँ से कहाँ तक जाएंगी, एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई से इन गैस को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ब्लड के साथ। और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस कहाँ तक लेके जाएगा, सेल्स या टिश्यूज तक। सेलियर टिश्यू में जाने के बाद क्या होगा, जो फूड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, CO2 बनते हैं। उस CO2 को क्या किया जाएगा, ब्लड के थ्रू वापस एल्वियोलाई तक लाया जाएगा, और एल्वियोलाई से इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ की, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। एंड एल्वियोलाई टू ब्लड, ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जहां सेल्स में जो हो रहा है उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है एक्सटर्नल या जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस। हमें ये तो पता चल गया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कितने पार्ट में होता है, बट प्रोसेस होने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो प्रेजेंट होता ही है। तो ह्यूमन में जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनको। पहला है 1 डिग्री या मेन ऑर्गन, में आते हैं लंग्स, जिनको पल्मोनस भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी या असेसरी ऑर्गन, जिनका काम क्या है, असिस्ट करना। इनका काम क्या होता है, असिस्ट करना गैसियस एक्सचेंज में। ये थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हमने रेस्पिरेटरी प्रोसेस देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे, लेकिन कोई ना कोई पाथ भी तो होता होगा जिसके थ्रू क्या जा रही है, O2 हम ले रहे हैं, वो एल्वियोलाई तक जा रही है, फिर वहां से ब्लड एंड ब्लड से सेल्स। तो कोई ना कोई पाथ भी होगा, तो वो पाथ है रेस्पिरेटरी पाथ। रेस्पिरेटरी पाथ, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यहाँ से क्या होगी, एयर एंटर करेगी। फिर एयर कहाँ जाएगा, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से इंटरनल नोस्ट्रिल्स, देन नेजोफेरिंग्स, यहाँ से ग्लोटिस, देन लेरिंग्स, लेरिंग्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए जाएगा रेस्पिरेटरी ट्री, एंड लास्ट में लंग्स। तो ये क्या था, रेस्पिरेटरी पाथ। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से क्या होगा, एयर एंटर करेगा, देन नेजल चेंबर, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंग्स, ग्लोटिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी ट्री एंड लंग्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं,
पेयर में होते हैं। दूसरा, इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है डायराइनस पोजीशन। कैसी पोजीशन होती है? डायराइनस पोजीशन। लेकिन ये पोजीशन किसमें है? ह्यूमन में क्या होती है? डायराइनस पोजीशन होती है। इसका जो एक्सेप्शन है वो है मोनोराइनस पोजीशन, जो कि किसमें मिलती है? पेट्रोमाइजोन। तो यहाँ से क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है मोनोराइनस पोजीशन किसमें मिलता है, तो उसका आंसर जाने वाला है पेट्रोमाइजोन। अब बात करें नेजल चेंबर, तो नेजल चेंबर भी किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं। नेजल चेंबर को एक सेप्टा ना वो डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। याद रखना, टिप ऑफ नोज ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। तो ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि टिप ऑफ नोज मेड अप ऑफ विच कार्टिलेज, देन आंसर जाएगा हाइलिन कार्टिलेज। इंटरनल नोस्ट्रल्स, इंटरनल नोस्ट्रल्स भी क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। इंटरनल नोस्ट्रल्स में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? यूवुला या बिलम पैलेटा। इसका काम क्या होता है? फूड इनटेक के टाइम पे क्या करता है? इंटरनल नोस्ट्रल्स को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा, ताकि फूड है वो फूड पाइप जो अपनी विंड पाइप है उसके अंदर ना जाए, ट्रेकिया के अंदर ना जाए। ठीक है। अब अपने पास है लिरिंग्स। लिरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है 1 डिग्री साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक आ, ओ एंड ई। बर्ड्स में इसको क्या बोल देंगे? सिरिंग्स बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम अलग से पढ़ते हैं। ट्रेकिया को और किस नाम से बोलते हैं? ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। अगर हम लेंथ देखें तो अबाउट 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है कि जो जो ट्रेकिया होती है वो थोरेसिक कैविटी में कहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट करती है? थोरेसिक मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी एडजेसेंट टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास में ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाती है ट्रेकिया। तो यहाँ से क्या आता है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? ट्रेकिया से उसकी आउटर कवरिंग की। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया। तो ये थी ट्रेकिया। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। सबसे पहले जो फॉर्मल पार्ट ऑफ ट्रेकिया है वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स ओपन होगा ट्रेकिया में, एंड ट्रेकिया क्या करेगी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास कहा दो पार्ट में क्या होगी? स्प्लिट होगी। 1 डिग्री राइट ब्रोंकाई एंड 1 डिग्री लेफ्ट ब्रोंकाई। जो राइट ब्रोंकाई है वो राइट लंग में एंटर करती है और आगे किसमें डिवाइड हो जाएगी? 2 डिग्री ब्रोंकाई, फिर 3 डिग्री ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। ऐसे ही 1 डिग्री लेफ्ट ब्रोंकाई है वो क्या करेगी? जो लेफ्ट लंग है उसमें क्या करेगी? एंटर करेगी। अब हम बात करते हैं राइट लंग। तो राइट लंग क्या होता है? इसमें जो नंबर ऑफ लोब्स होते हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ होगी कम, बट विड्थ क्या होती है? ज्यादा होती है। अब हम बात करें लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में जो नंबर ऑफ लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। जहाँ पे जो लेंथ है वो ज्यादा होगी एंड विड्थ क्या होगी? कम। अब बात करें आउटर कवरिंग। तो जो लंग्स है उनकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, एंड जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। अब हम ओरिजिन की बात करें तो ह्यूमन लंग का ओरिजिन क्या होता है? ये क्या होते हैं? एंडोडर्मल होते हैं। बट जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? मीजोडर्मल। क्या याद रखना है? प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है? मीजोडर्मल। ये हमें याद रखना है। ह्यूमन लंग्स में कोई भी किसी भी टाइप की क्या नहीं होती? मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो जो ह्यूमन लंग्स की जो मूवमेंट है वो टोटली डिपेंड करती है डायफ्राम पर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोब्स यहाँ पे होते हैं 5, एंड लंग्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, पिंक होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन लंग क्या होता है? सॉलिड एंड स्पॉन्जी। हमारे जो लंग्स हैं उनमें जो प्रेशर होता है वो कैसा प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? प्रेजेंट होता है यहाँ पे। लेकिन हमें फ्रॉग का याद रखना है। फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड। कि प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? ये कितनी अमाउंट में होता है? अगर हम इसके अमाउंट की बात करें तो प्लूरल फ्लूइड कितना होता है? अबाउट 150 ml। ये क्या करेगा? फ्रिक्शन को क्या करेगा? कम। फ्रिक्शन को कम करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा। अगर प्लूरल फ्लूइड में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड
इंक्रीजेस। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं प्लूरेसी। इस डिसऑर्डर की वजह से क्या कंडीशन क्रिएट होती है, जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं डिस्पनोइया, चेस्ट पेन। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना होता है, ये पूछा जाता है 150 ml। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, फंक्शन क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करता है अपने लंग्स को। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरेसी। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब अपने पास है अगला टॉपिक, ट्रेकियल रिंग्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रेकियल रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो डोर्सल साइड होती है वहां पे मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्रेक्योरेलिस मसल्स। रिंग शेप में होते हैं। एंड जो ट्रेकियल रिंग्स होती है उनका फंक्शन क्या होता है, ये जो अपनी ट्रेकिया है उसको कोलैप्स होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये था ट्रेकियल रिंग्स के फंक्शन। अगला जो टॉपिक है अपना वो है रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री में क्या है, ट्रेकिया आगे डिवाइड होती है 1 डिग्री ब्रोंकाई, देन 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री, फिर आती है ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ओपन होती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आगे ओपन करती हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जाएंगी एट्रियम, एंड एट्रियम ओपन होती है एल्वियोलर सेक, एंड एल्वियोलर सेक लास्ट में ओपन होती है एल्वियोलाई, जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये था रेस्पिरेटरी ट्री। अब हमें बात करना है कि जो ये जो रेस्पिरेटरी ट्री है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं कंडक्शन जोन या डेड स्पेस, एंड जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन। तो जो ट्रेकिया से स्टार्ट होके, ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस और कंडक्शन जोन, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन। तो जो रेस्पिरेटरी पाथ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कंडक्शन जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। अब हम इन दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कंडक्शन जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि कंडक्शन जोन कहां से कहां तक होता है, तो कंडक्शन जोन होता है ट्रेकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कहां से कहां तक होता है, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। एंड जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई। कंडक्शन जोन में क्या होती है, इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, और जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वहां पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि इस कंडक्शन जोन में क्या है, ब्लड वेसल्स क्या एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट रेस्पिरेटरी जोन में क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। इसीलिए इस जोन को और किस नाम से जानते हैं, एक्सचेंज जोन। कंडक्शन जोन में रिंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट इन रेस्पिरेटरी जोन रिंग्स आर एब्सेंट। कंडक्शन जोन में क्या होता है, एयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो एयर प्रेजेंट होती है उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम। एयर वॉल्यूम को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम। एंड उसका अमाउंट कितना होता है, 150 ml। तो ये थे कंडक्शन जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर अपने पास है वो है एल्वियोलाई। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे एल्वियोलाई को, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार क्या मतलब आता ही रहता है, हर 1-2 साल में क्या होता है, रिपीट होता है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को हम क्या बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिएचर लंग। एल्वियोलाई इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लंग। ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो एल्वियोलाई की थिकनेस लेस देन 1 mm होती है।
नंबर, ये कितने नंबर में होती है, अगर हम इनका नंबर देखें तो ये 300 टू 350 मिलियंस होती हैं, बट बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में कितनी होती है, 300 टू 350 मिलियंस। अब इनके सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है वो अबाउट 100 मीटर स्क्वायर होता है, जो कि काफी है, क्योंकि अपना स्किन, जो स्किन बॉडी स्किन होती है उसका एरिया ही कितना होता है, 1.6 मीटर स्क्वायर। तो उसके कंपैरिजन पे यहाँ पे एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। डिफ्यूजन मतलब गैसियस एक्सचेंज, जो मेन काम है एल्वियोलाई का वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे इसका फंक्शन जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज की क्या होती है, प्राइमरी साइट होती है। अगर हम एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये है एल्वियोलर डक्ट एंड ये है एल्वियोलर सेप्टम। अगर हम देख पाए तो ये काफी फोल्डेबल क्या है, स्ट्रक्चर है, तभी इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है, काफी ज्यादा है। अगला जो पॉइंट अपने पास है एल्वियोलाई में वो ये है, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है वो क्या होती है, इरेगुलर वॉल होती है एंड हाईली क्या होती है, परमिएबल। और हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, हाईली क्या होती है, वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर है तभी तो क्या हो रहा है, गैसेस का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो एल्वियोलाई होती है उसमें प्रेजेंट होती है न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट सेल प्लस पोर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कोहेन एंड डस्ट सेल। अगर हम सबसे पहले देखें डस्ट सेल, तो डस्ट सेल क्या होती है, डस्ट सेल का नेचर होता है, ये होती है फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक होती है मतलब अगर कोई भी हार्मफुल पैथोजन है तो उसको ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। ठीक है, अब हम न्यूमोसाइट सेल्स की को देखें तो यहाँ पे दो टाइप की क्या होती है, न्यूमोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, न्यूमोसाइट सेल फर्स्ट एंड सेकंड। जो न्यूमोसाइट सेल फर्स्ट होती है ये मिलकर बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और अगर हम देखें तो जो ये एपिथेलियम होती है इसका मेन काम ही क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब ये किसमें हेल्पफुल होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो न्यूमोसाइट सेल का काम, सेल फर्स्ट का काम क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो सेकंड है न्यूमोसाइट सेकंड, ये एक सर्फेक्टेंट, क्या एक सर्फेक्टेंट है जिसका नाम है लेसिथीन। उसको क्या करती है, सीक्रेट करती है। और ये लेसिथीन क्या काम करता है, ये एक सर्फेक्टेंट है तो ये क्या करेगा, जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो एरिया है सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या फास्ट होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये भी किसमें, गैसेस एक्सचेंज में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो वो कहाँ से बनता है, ये जो सर्फेक्टेंट है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं में इस सर्फेक्टेंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सर्फेक्टेंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कमी से जो उनकी जो उनमें एक डिसऑर्डर क्या हो जाता है, डिसऑर्डर पैदा हो जाता है और उस डिसऑर्डर को बोलते हैं RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमें क्या याद रखना है कि न्यूबॉर्न बेबी में इस सर्फेक्टेंट की कमी से एक डिसऑर्डर हो जाता है और वो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये हमें याद रखना है। और उसका क्या, वो क्या करता है, इससे जो एल्वियोलाई है उनको क्या कर देता है, पिचका देता है या चिपका देता है। ठीक है, और जो पोरोकोहेन, ये भी इनका भी क्या काम है, इनका फंक्शन भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या हम बोल सकते हैं ये हेल्पफुल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये थी एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस। अब अपने पास है रेस्पिरेटरी सरफेस या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या है अपने पास, रेस्पिरेटरी सरफेस या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। हम इतनी देर से बात करें कि डिफ्यूजन होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो वो कहाँ से होता है, किसके थ्रू होता है, तो जिसके थ्रू होता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेनली 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 लेयर। और इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस क्या होती है, लेस देन 1 mm। ठीक है, अब जो 3 लेयर है वो कौन कौन सी लेयर है इसमें, तो सबसे पहली जो लेयर है वो है एंडो एपिथेलियम,
एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंड जो सेकंड है वो है बेसल मेम्ब्रेन, और थर्ड मेम्ब्रेन जो है वो है एंडोथेलियम ऑफ आरबीसी। तो इन तीनों मेम्ब्रेन से मिलकर अपनी क्या बनी हुई होती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, और इसके अलावा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में जो क्वेश्चन बनता है वो उसकी किससे बनता है, थिकनेस से भी बनता है। तो ये हमें याद रखना है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर होती है, उसकी थिकनेस लेस देन 1 mm होती है, और वो मिलकर बनी होती है एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसल मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम ऑफ आरबीसी। अब हम क्या करते हैं, अभी हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का अपने पास क्या एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है। तो मान लो एटमॉस्फेयर से क्या किया, O2 का क्या किया, इनहेल किया। O2 कहाँ पे आ गई, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। फिर यहाँ जो ब्लड वेसल्स और एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई के बीच में जो प्रेजेंट है वो है बेसल मेम्ब्रेन, एंड थर्ड जो लेयर है वो है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने O2 लिया, एल्वियोलाई में आया, फिर क्या होगा, यहाँ से O2 यहाँ पे आया, फिर जो पल्मोनरी वेन है वो O2 को क्या लेके जाएगी, अपने सेल्स तक लेके जाएगी। फिर सेल्स से क्या आएगा, सेल्स में CO2 का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। फिर CO2 को किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में क्योंकि इम्प्योर ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो प्योर ब्लड क्या लेके जा रहा है, O2 को, और इम्प्योर ब्लड क्या लेके आ रहा है, CO2, क्योंकि मतलब CO2 की अमाउंट ज्यादा है वहाँ पे, मतलब CO2 का प्रेशर वहाँ पे क्या ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, CO2 आ गया। फिर यहाँ से ब्लड वेसल्स कहाँ पे भेजेंगी, बेसल मेम्ब्रेन, एंड बेसल मेम्ब्रेन से कहाँ पे, एल्वियोलाई, एंड देन एल्वियोलाई से हम क्या करेंगे, एक्सपीरेशन के थ्रू इसको क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो ये था गैसियस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ थोरेसिक चैम्बर कि थोरेसिक चैम्बर की पोजीशन कैसे कैसे है। तो अगर हम एंटीरियर पोर्शन देखें तो एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, नेक प्लस क्लेविकल बोन, नेक प्लस क्लेविकल बोन। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर में देखें तो उसमें जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। अगर हम वेंट्रल साइड देखें, कौन सी साइड, वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड में जो प्रेजेंट होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, स्टर्नम वर्टिब्रा। एंड डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट गलत नहीं करना, यहाँ पे क्या होती है, गलती होती है। डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये पॉइंट अपन को क्या करना है, याद रखना, सिर्फ कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एंड रहती है लेटरल साइड, लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है। तो ये थी थोरेसिक चैम्बर की पोजीशन। इसके अलावा हमें अब अपने पास है मसल्स जो किसमें काम आ रही है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जो मसल्स काम आती हैं वो भी हमें ध्यान रखनी है। तो दो टाइप की मसल्स यहाँ पे काम आती हैं, पहली है फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक या इनको रेडियल मसल्स भी कहते हैं। ये जो मसल्स हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, वो डायफ्राम से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी जो मसल है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, EICM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड IICM इनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो किस में काम आती है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम क्या आती है, काम आती है। हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो उस टाइम काम आती है। बट जो IICM है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम क्या आती है, काम आती है। ठीक है, ये था कि मसल्स कौन कौन सी काम आती है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ब्रीदिंग प्रोसेस दो पार्ट में होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग होता है क्या, ब्रीदिंग क्या होता है, O2 का इंटेक, तो O2 का इंटेक को हम क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेशन, एंड CO2 एक्सपेल, इसको हम बोल देते हैं एक्सपायरेशन। तो ये है ब्रीदिंग प्रोसेस। अब हम डिफरेंस करते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से O2 का इंटेक हो रहा है और हम CO2 को बाहर क्या करें, एक्सपेल करें। इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन मतलब O2 का इंटेक, ये कैसी प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस, क्या याद रखना है, ऑलवेज क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फ्रेनिक मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो अपना जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट होने से क्या होगा, जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन, वहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया।
थोरेसिक कैविटी का। फिर जो मसल्स हैं अपने पास इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी कौन सी, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसकी वजह से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, और कौन सी डायरेक्शन में, वेंट्रल डोर्सल साइड में इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। तो ओवरऑल क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, जो अपने लंग का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, एज कंपेयर टू लंग्स के क्या हो गया, ज्यादा। तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और लंग्स में क्या है, कम है। तो जो एयर हम ले रहे हैं उसका फ्लो क्या होएगा, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो ये क्या हो गया, एयर फ्लो फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। और इनटेक ऑफ O2, इनटेक ऑफ O2 को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। बट सिर्फ O2 ही तो नहीं होती ना एटमॉस्फेयर में, अदर गैसेस भी होती है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इंस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन हम बोलते क्या है, एक्सपेल ऑफ CO2, मेनली तो यही बोलते हैं। अगर हम बात करें, अगर एक्सपायरेशन क्या होता है, नॉर्मल हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पैसिव प्रोसेस है। बट अगर हम फोर्सफुली क्या करें एक्सपायरेशन, तो वो क्या होगी, एक्टिव प्रोसेस होगी। एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है, अपनी जो फ्रेनिक मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से जो डायफ्राम है वो क्या होता है, डोम सेव हो जाता है। क्या हो जाता है, डोम सेव, जिससे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में। एंड जो अपनी EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है वेंट्रोडोर्सल साइड। तो ओवरऑल क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस हाई हो गया एज कंपेयर टू एटमोस्फियर। तो क्या होएगा, जो एयर गैसेस हैं वो लंग से कहाँ जाएगी, एटमोस्फियर में। और यही तो क्या होता है, एक्सपायरेशन। तो ये था इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब अपने पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि गैसेस कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं। सबसे पहले गैसेस की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट होना होता है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से कहाँ जाती है, ब्लड, एंड ब्लड से सेल्स या टिश्यू। एल्वियोलाई से O2 गया ब्लड, ब्लड से गया सेल, एंड देन सेल में प्रोड्यूस होता है CO2। तो CO2 कहाँ आ रहा है, वापस एल्वियोलाई एंड देन एटमॉस्फेयर। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसमें एक टर्म आती है वो है पार्शियल प्रेशर। तो हम ये समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस क्या प्रेजेंट है। तो अगर हमें O2 का पार्शियल प्रेशर जानना है तो वो क्या होगा, O2 कितनी मात्रा में वहां पे क्या है, प्रेजेंट है वो। मान लो O2 क्या है, O2 कितनी परसेंट होती है एटमॉस्फेयर में, O2 होती है 21, 100 में से कितनी है 21। तो 21/100 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 760, जो क्या है पार्शियल मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो इससे क्या आ जाएगा, O2 का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, जो कितना होता है 159 mm ऑफ Hg। ये क्या है, PO2। अगर हम PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो वो क्या होगा, तो CO2 कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है, CO2 का परसेंटेज होता है 0.03 आउट ऑफ 100 इंटू 760। तो ये जो आता है वो वैल्यू होती है 0.3 mm ऑफ Hg। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 एंड PCO2। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये है अपने पास एल्वियोलाई। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है सेल या टिश्यू। ठीक है, ये है एल्वियोलाई। अब ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में PO2 है 159 mm ऑफ Hg। हमने क्या किया, एयर क्या किया, इनटेक किया। ठीक है, अब एयर आ गया एल्वियोलाई। तो एयर जब एल्वियोलाई में होता है तो PO2 पार्शियल प्रेशर, PO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाता है 104 mm ऑफ Hg। क्या रखना है, हमें याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्या होगा, PO2 है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर से क्या होगा, जो पल्मोनरी की आती है अपने पास वेन, वो इसको कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन इसको कहाँ, एरोटा। एरोटा एरोटा यहाँ कहाँ लेके जाएगी, सेल्स में लेके जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो एरोटा है, एरोटा में कैसा ब्लड बह रहा है, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड में हमें ये देखना है कि PO2 का मतलब PO2 कितना होता है एंड PCO2 कितना होता है। तो PO2 कितना होगा, PO2 होता है 95 mm ऑफ Hg एंड PCO2 यहाँ पे कितना प्रेजेंट होता है 40 mm ऑफ Hg।
ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ तक प्योर ब्लड आया, O2 यहाँ पे दी सेल्स को। अब सेल्स में क्या होगा, फूड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फिर क्या होगा, CO2 का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, को बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल, एंड देन राइट वेंट्रिकल से यहाँ हम वापस कहाँ लेके जाएंगे, एल्वियोलाई या लंग्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब इम्प्योर ब्लड है तो इम्प्योर ब्लड में PO2 तो हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg, एंड PCO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 45 mm ऑफ Hg, एंड देन राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जा रहा है, एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पे जो PCO2 पहुंचा, ठीक है, उसका हमें देखना है कि कितना पार्शियल प्रेशर है। तो PCO2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 mm ऑफ Hg, एंड PO2 यहाँ पे हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg, एंड देन PCO2 को बाहर क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अपने पास कुछ वैल्यूज है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। वो वैल्यू किस किस की याद रखनी है, PO2 एंड PCO2 की वैल्यू अपन को याद रखनी है। कहाँ कहाँ याद रखनी है, वो है एल्वियोलाई में कितनी होती है, और एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, प्योर ब्लड में कितनी है, टीस्यू में कितनी है, एंड इम्प्योर ब्लड में कितनी है, और जो एक्सपेल एयर है उसमें कितनी है। अगर हम बात करें PO2 की, तो एटमॉस्फेयर में ये कितनी होती है, 159 mm ऑफ Hg। एल्वियोलाई तक आते आते ये कितनी बचती है, 104 mm ऑफ Hg। प्योर ब्लड में कितनी होती है, 95, एंड टिश्यू में जाके ये हो जाती है 40। इम्प्योर ब्लड में भी कितनी होती है, 40, लेकिन एक्सपेल एयर में ये कितनी होती है, 116 mm ऑफ Hg। अगर हम PCO2 की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये होता है 0.3 mm ऑफ Hg। एल्वियोलाई में इसकी अमाउंट होती है 40, प्योर ब्लड में होती है 40। अगर हम टिश्यू में बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है 45, इम्प्योर ब्लड में ये होता है 45, एंड जो एक्सपेल एयर होता है उसमें ये होता है 30 mm ऑफ Hg। तो ये जो आप टेबल है वो आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन दो फॉर्म में होता है। कैसे होता है, दो फॉर्म में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसके साथ होता है। तो O2 का ट्रांसपोर्ट मेनली किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन, एंड जो दूसरा होता है वो होता है प्लाज्मा के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो O2 का ट्रांसपोर्ट होता है उसका परसेंटेज होता है 97% जो O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। बट अबाउट 3% जो O2 है वो प्लाज्मा के साथ भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है या कैरी करती है। अब हम अगर देखें तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल अपने साथ O2 के 4 मोलिक्यूल को क्या करता है, बाइंड करता है। मतलब कितने को करता है, 4 मोलिक्यूल को। और जो मोलिक्यूल बाइंड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो यह क्या होता है, Hb+4O2 रिवर्सिबल फॉर्म में क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम ये कहें कि किस फॉर्म में O2 हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो फॉर्म क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, एंड एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हीमोग्लोबिन परसेंटेज ये लेते हैं। तो जो ग्राफ अपन को मिलता है वो कैसे मिलता है, सिग्मोइड। ये अपन को ग्राफ क्या मिलता है, ऐसा वाला ग्राफ अपन को क्या मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे PO2 की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो O2 से बाइंड होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ अपन को क्या बताएगा, अगर PO2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है, तो हीमोग्लोबिन की O2 से बाइंड होने की कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ फैक्टर्स जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के फॉर्मेशन को एंड डिसोसिएशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, दूसरे हैं अपने पास डिसोसिएशन वाले। फॉर्मेशन कब होगा, सबसे पहले कि PO2 का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं कि PCO2 कितना कम होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टेम्परेचर कम होना चाहिए। pH क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये सारे जो फैक्टर हैं वो किसको करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। एंड जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, एल्वियोलाई के पास में होता है, तो नियर एल्वियोलाई। अब डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, सबसे पहले तो डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, नियर टिश्यू। और इसको जो फेवर करते हैं डिसोसिएशन को वो कौन से हैं, PCO2 क्या हो जाए, बढ़ जाए, या कह सकते हैं PO2 क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके अलावा H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, pH लो,
एंड डीपीजी, डीपीजी क्या हो, हाई हो। डीपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई फोस्फो ग्लिसराइड, डीपीजी होता है डाई फोस्फो ग्लिसराइड। ये क्या करता है, ये है वो जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो ये यहाँ पे दो इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट है बोहर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट होता कहाँ पे है, तो ये अगर हम पहले इसकी बात करें तो ये क्या होता है, नियर टिश्यू। किस वजह से होता है, अमाउंट ऑफ PuCO2 टिश्यू के पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो क्या हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो बोहर इफेक्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व फ्रॉम राइट साइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन PO2 नियर टिश्यू। तो ये था बोहर इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट है वो है रूट इफेक्ट। रूट इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व पर पीएच की वजह से जो इफेक्ट आता है, पीएच में चेंज की वजह से, वो इफेक्ट क्या कहलाता है, रूट इफेक्ट कहलाता है। अब पीएच में क्या 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 चेंज हो सकता है, या तो पीएच क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या पीएच क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर पीएच क्या हुआ, डिक्रीज, पीएच डिक्रीज होता है तो ये किसको फेवर करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को। तो पीएच डिक्रीज होने से क्या होगा, जो ग्राफ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दो इफेक्ट है अपन को क्या करने, याद रखने हैं। इनको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन अपन को गिवन है कि हमें पीएच गिवन है 7.1, 6.8 एंड 6.5, और हमें गिवन है पीएच गिवन है एबीसी के अकॉर्डिंग, और हमें तीन ग्राफ गिवन है 1, 2 एंड 3। अब हमें ऐसे लेबल करके गिवन होगा मान लो ऑप्शन में कि ए कहाँ पे आएगा, बी कहाँ पे आएगा, सी कहाँ पे आएगा। तो हमें पता है कि जैसे जैसे पीएच कम होगा ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो सबसे कम पीएच वाला ग्राफ कहाँ आना चाहिए, राइट साइड में। तो सी कहाँ हो जाएगा, ये, एंड बी मिडिल में आएगा, और ए कहाँ पे आएगा, सबसे अपर में। तो ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया इसका। P50 वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड होती है एफिनिटी से, ये हमको याद रखना है। मीन्स P50 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बाइंड करने की एफिनिटी कितनी कम होती जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, तो CO2 है वो तीन फॉर्म में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। सबसे पहले ये किस फॉर्म में कर सकती है, फिजिकल, इन फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। दूसरा, कुछ अमाउंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। एंड सबसे ज्यादा अमाउंट जो जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है बाइकार्बोनेट फॉर्म। बाइकार्बोनेट फॉर्म, इस फॉर्म में 70% क्या होती है, CO2 क्या होती है, ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा नियर टिश्यू, और बना लेगा HbNHCOOH, जिसको बोलते हैं कार्ब एमिनो कंपाउंड। और एल्यूलाई के करीब ये फिर से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। CO2 ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लो अपने पास क्या है, टिश्यू। टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, CO2 का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। CO2 क्या करिए, प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ से CO2 कहाँ पे जाएगा, आरबीसी। आरबीसी में क्या करेगा, CO2 वाटर के साथ मिलकर बनाएगा H2CO3। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो किस एंजाइम की प्रोसेस प्रेजेंस में होती है, वो जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। H2CO3 अब क्या करेगा, स्प्लिट होकर क्या बनाएगा, HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, एंड ये H प्लस अब हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, बाइंड करेगा और बना लेगा HbH, हीमोग्लोब हीमोग्लोबिन ग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो एज ए बफर क्या करता है, काम करता है। बफर है तो ये क्या करेगा, पीएच का क्या करेगा, रेगुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, NaCl। NaCl ब्रेक होता है Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में। ठीक है, ये Cl माइनस आयन प्लाज्मा से कहाँ पे जाएगा, आरबीसी में। प्लाज्मा से आरबीसी में Cl माइनस का शिफ्ट होना क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट। तो ये जो इफेक्ट है क्लोराइड शिफ्ट, या जो क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना है, वो हमको क्या करना है, याद रखना है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में Cl माइनस आयन जो प्रेजेंट होता है उसका आरबीसी में क्या होना, शिफ्ट होना, क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, हैमबर्गर। तो हैमबर्गर इफेक्ट भी क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। उसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, यह नियर, हेल्डेन इफेक्ट होता कहाँ पे, पहले तो क्या होता है, एल्वियोलाई के क्या होता है, पास में होता है। एल्वियोलाई के पास में क्या होगा,
CO2 क्या होएगा, रिलीज होएगा, CO2 रिलीज होएगा और CO2 का रिलीज होना ही क्या है, वो हेल्डेन इफेक्ट। तो नियर टू एल्वियोलाई रिलीज ऑफ CO2 नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। ये जो इफेक्ट, इफेक्ट में क्या होता है, नियर टिश्यू क्या होती है, PCO2 का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो क्या हो जाता है, राइट साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो हमें कौन कौन से इफेक्ट याद रखने हैं, बोर इफेक्ट याद रखना है, रूट इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट। ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। अब हम जो अगला टॉपिक है वो कवर करेंगे, वो अपने पास है लंग कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम। हमारे पास है लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। अगर हम लंग वॉल्यूम की बात करें तो 4 टाइप के लंग वॉल्यूम प्रेजेंट है, टीवी जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टीवी होता क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है एयर की जो हम नॉर्मली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं उसके टाइम क्या होते हैं, अगर हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो उस टाइम कितनी वॉल्यूम एयर की इनटेक कर रहे हैं और कितना एक्सपेल के टाइम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। एक बार हम अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो 500 ml एयर को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। बट हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 12 टू 16 टाइम्स हम एक मिनट में क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इस वॉल्यूम को हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 6000 टू 800 ml पर मिनट। और अगर हम हार्ट्स में देखें तो ये हो जाएगा 36,000 ml पर मिनट। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो अपने पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन के थ्रू हम कितनी और एयर को क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, वो क्या होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें कौन कौन सी वॉल्यूम आ जाएंगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुली, और इसकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। ये होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड वन जो है वो अपने पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन के थ्रू हम कितनी एयर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1000 टू 1100 ml। लास्ट अपने पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी, ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आरवी क्या होती है कि हमने फोर्सफुली क्या किया, एक्सपिरेशन किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारी लंग्स में कोई ना कोई जो वॉल्यूम है एयर का वो क्या रह जाता है, बच जाता है, और वही बची हुई जो एयर है वो क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1100 टू 1200 ml। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसको हम स्पाइरोमीटर है उससे इसका हम क्या नहीं कर सकते, स्पाइरोमीटर की हेल्प से इस वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमें याद रखना है कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसको स्पाइरोमीटर की हेल्प से मेजर नहीं किया जा सकता, वो है आरवी। आरवी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब आरवी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अपनी जो रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। बट अगर हम बात करें एयर से को बर्ड्स, ये प्रोपोर्शनल होते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब एयर से जितने ज्यादा होंगे बर्ड्स की रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब इसके बाद अपने पास जो है वो है लंग कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी। तो सबसे पहले जो कैपेसिटी अपने पास है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, आईसी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब हम कितनी एयर को अपने अंदर ले सकते हैं, फेफड़ों के अंदर ले सकते हैं, कितनी एयर को ले सकते हैं, तो कितनी को ले सकते हैं। अगर नॉर्मल ब्रीथ करें तो टीवी तो आ गया, इसके अलावा हम फोर्सफुली ब्रीथ करके क्या ले सकते हैं, आरवी, आईआरवी को। तो आईसी क्या हो गया, टीवी प्लस आईआरवी। टीवी हम ले रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम एंड आईआरवी हम ले रहे हैं फोर्सफुली इंस्पिरेशन के टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 प्लस 25 टू 13,000। तो इसकी वैल्यू लगभग होगी 3000 से 3500 ml, ठीक है। दूसरी जो कैपेसिटी है वो है अपने पास ईसी, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल हमने कितनी ब्रीद करके कितनी एयर को बाहर किया और फोर्सफुली हमने कितनी एयर को बाहर किया, तो वो क्या हो जाएगा टीवी प्लस ई आर वी। और इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 1500 से 1600 ml, ठीक है। ये अपने पास होगी ईसी। अगली जो अपने पास कैपेसिटी होती है वो होती है एफ आर सी, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, नहीं रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये किसको दिखाता है, ये होती है कि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया उसके बाद अपने लंग्स में जितनी एयर बचती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये होता है ईआरवी, क्योंकि नॉर्मली हमने अगर ब्रीद आउट किया तो फोर्सफुली जो हमने इनटेक लिया था वो बच गया, तो ईआरवी बचा, प्लस आरवी जो कि बच जाता है ईआरवी के बाद भी। इन दोनों का समेशन क्या होता है, एफआरसी। और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो होती है 2100 टू 2300 ml। ये क्या है, एफआरसी, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ये क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, टीवी प्लस आईआरवी को हम कैसे लिख सकते हैं, आईसी लिख सकते हैं, तो आईसी प्लस ईआरवी, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं
टीवी प्लस ईआरवी को क्या लिख सकते हैं हम, ईसी प्लस आईआरवी। तो ये क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4000 टू 4600 ml। ये क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। एंड जो लास्ट कैपेसिटी होती है वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब अपनी लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम दिखा सकते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम भी हुआ है, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी प्लस आरवी, या फिर हम इसको यूबी लिख सकते हैं, टीवी प्लस आईआरवी मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 5100 से 5800 ml। ये क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। ये हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है रेट ऑफ ब्रीदिंग। कि रेट ऑफ ब्रीदिंग किन किन फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग प्रोपोर्शनल होती है हार्ट बीट के, हार्ट बीट जितनी ज्यादा होगी ब्रीदिंग की रेट भी कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन CO2 का प्रेशर कितना ज्यादा है उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। H प्लस आयन, टेम्परेचर, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जितनी हाई होगी ब्रीदिंग भी उतनी हाई होगी। बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी साइज। अब हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करें, अगर हम फीटस की बात करें, फीटस में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो वहां पे होती है 44 पर मिनट। चाइल्ड चाइल्ड में ये होती है 22 पर मिनट। एडल्ट में होते हैं 12 टू 16 पर मिनट। एंड श्रू जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट मेमल्स, उसमें कितनी होती है, 120 पर मिनट। इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है रेट ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कौन करता है। तो रेगुलेशन सेंटर जहां प्रेजेंट होता है वो है अपना ब्रेन का पार्ट, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी ये भी दो पार्ट है, पहला है मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स। पॉन्स में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, ये इंस्पिरेशन को क्या करेगा, इंस्पिरेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो पॉन्स का काम क्या है, इंस्पिरेशन को इनहिबिट करना, और इसमें जो सेंटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेडुला ओब्लोंगेटा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेगुलेशन सेंटर। मेडुला ओब्लोंगेटा में जो सेंटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है, कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, DRG एंड VRG। DRG मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड VRG हो जाएगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो DRG का जो काम होता है वो क्या होता है, ये अपनी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन करेगा वो कौन करेगा, DRG। बट जो वेंट्रल VRG है वो क्या करेगा, अपना जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के साथ मिलकर ये क्या करेगा, जो फोर्सफुल जो ब्रीदिंग होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो हम अगर मेडुला ओब्लोंगेटा में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, उसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, DRG एंड VRG। जो क्या करते हैं, DRG करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट, एंड VRG करता है फोर्सफुल ब्रीदिंग को रेगुलेट। इसके अलावा पॉन्स में जो सेंटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एंड ये क्या करता है, इंस्पिरेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब अपने पास जो एक सेंटर है वो है कीमो सेंसिटिव सेंटर। कौन सा सेंटर है, कीमो सेंसिटिव सेंटर। ये सेंटर जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है उसके पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड ये CO2 एंड H प्लस आयन की ये हायर कंसेंट्रेशन के लिए क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। और इसके जो रिसेप्टर होते हैं, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके रिसेप्टर कहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी एंड आर्क। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। तो अब अपने पास है RQ मतलब रेस्पिरेटरी क्विसेंट, रेस्पिरेटरी क्विसेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसको मेजर किससे करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है उसको बोलते हैं गेंगन्स पोटोमीटर। क्या बोलते हैं, गेंगन्स पोटोमीटर, ये याद रख लेना। RQ होता क्या है, RQ होता है रिलीज CO2 का रेशियो
जो हम O2 क्या करें, यूज्ड O2, रेशियो ऑफ रिलीज CO2 टू यूज्ड O2, ये क्या होता है RQ। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू क्या होती है 1, प्रोटीन के लिए ये जो वैल्यू होती है वो होती है 0.9, फैट के लिए ये वैल्यू होता है 0.7, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए वैल्यू होती है 1.33, एंड सेक्युलेंट्स के लिए अगर ये जो वैल्यू है वो होती है इंफिनिटी। ठीक है, तो ये था RQ। अब हमारे पास रहते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। डिसऑर्डर, तो सबसे पहले हम जो डिसऑर्डर ले रहे हैं वो क्या है, अस्थमा। क्या है, अस्थमा, या इसको हम बोलते हैं COPD। COPD की मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनस डिजीज। क्या हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनस डिजीज। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा क्या है, एक तरह की क्या है, एलर्जी, और इसमें जो साउंड है वो कैसी कैसी हो जाती है, विजिंग साउंड हो जाती है। ठीक है, इसके अगर ट्रीटमेंट में हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर एंड एड्रीनेलिन। क्या यूज करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर और एड्रीनेलिन। ठीक है, अभी जो अपने पास अगला जो डिसऑर्डर है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, इससे भी अस्थमा और एम्फाइसीमा से क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एम्फाइसीमा में का रीजन क्या है, ये किस वजह से होता है, तो रीजन की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से। जो लोग क्या करते हैं स्मोकिंग, उनमें क्या हो जाता है एम्फाइसीमा। होता क्या है, इसमें जो एल्व्यूलाई है, क्या है एल्व्यूलाई, उनकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सरफेस डैमेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया क्या है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट में जो काम आता है वो आता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा का रीजन क्या हो गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से क्या हो रहा है, एल्वेओलाई की जो सरफेस है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, जिससे एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो सही से क्या नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर इसके ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 क्या, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की जाती है, रिकमेंड की जाती है। अदर जो डिजीज है वो हम बोल सकते हैं ORD। ORD मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल। ये मेनली उन वर्कर्स में या फिर हम बोल सकते हैं उन लोगों में देखने को मिलती है जो माइंस या माइंस में क्या करते हैं, काम करते हैं। उनमें क्या होता है, माइंस में काम करते हैं तो क्या क्या हो सकती है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस मतलब सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन। सीमेंटोसिस, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होगा, लंग्स में क्या बन जाएंगे, फाइबर फॉर्मेशन इन लंग्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिजीज की बात करें तो वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, टिस मतलब आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई। राइनाइटिस, राइनाइटिस में स्वेलिंग इन नेजल चेम्बर। मेनली जो अपन को याद रखनी है वो कौन कौन से डिसऑर्डर याद रखने हैं, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ORD। इनसे रिपीटेड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है रेस्पिरेशन इज ए। रेस्पिरेशन क्या है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन अपने पास है वो है एनाबोलिक प्रोसेस। ऑप्शन बी अपने पास है कैटाबोलिक। ऑप्शन सी अपने पास है एम्फीबोलिक, एंड ऑप्शन डी अपने पास है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, एम्फीबोलिक। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। क्योंकि प्राइमरी तो क्या होता है, रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी होता है और सिंथेसिस भी, दोनों क्या होते हैं, रेस्पिरेशन में होते हैं। अगर हमें एम्फीबोलिक गिवन नहीं होता तो हम किस आंसर पे जाते हैं, कैटाबोलिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा इज। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं अमीबा में, तो पहला ऑप्शन अगर हम मान लें तो वो है मोइस्ट स्किन। ऑप्शन बी है अपने पास नॉर्मल बॉडी सरफेस। ऑप्शन सी में हम रख देते हैं गिल्स, एंड ऑप्शन डी में हम रख देते हैं नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसने पूछा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा। क्या पूछा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और अमीबा क्या है, अमीबा मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर हमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि मॉइस्ट स्किन, नॉर्मल बॉडी सरफेस,
सी गिल्स एंड डी में बोल दिया ऑल ऑफ दीज। उस सिचुएशन में अगर हम आंसर देते तो हम क्या आंसर देते? नॉर्मल बॉडी सरफेस, क्योंकि इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? नॉर्मल बॉडी सरफेस। तो ठीक है, तब आंसर क्या जाता है? बी। अब अपने पास कुछ छोटे टॉपिक बचाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बाइंड होके, मतलब कौन से गैस के साथ बाइंड होके क्या कंपाउंड बना रहा है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें, अगर वो हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, CO2 के साथ ये बाइंड होके क्या बनाता है? कार्बेमिनो कंपाउंड। अगर हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ क्या होता है? बाइंड होता है तो ये बनाता है मिथेनोग्लोबिन। क्या बनाता है? मिथेनोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड मिथेनोग्लोबिन है, ये क्या होते हैं? हाईली क्या होते हैं? टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक होते हैं और स्टेबल होते हैं। इनमें क्या होता है? 1% केस में क्या हो सकती है? डेथ भी हो जाती है इनकी वजह से। और इसमें जो स्किन है वो क्या हो जाती है? ब्लू हो जाती है। क्या पड़ जाती है? स्किन नीली पड़ जाती है, हम ये बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? साइनोसिस। साइनोसिस क्या बोलते हैं? साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होती है? स्किन ब्लू हो जाती है। और ये किस वजह से होती है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड मिथेनोग्लोबिन, जो कि क्या है? टॉक्सिक एंड स्टेबल सब्सटेंस है। एंड 1% केस में ये डेथ का रीजन भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। अभी जो अगला जो टॉपिक है मान लो वो अपने पास है माउंटेन सिकनेस। और यहाँ से क्या आता है? बार बार क्या आता है? क्वेश्चन आता है माउंटेन सिकनेस से। माउंटेन सिकनेस किस वजह से होती है? ये हमने मान लिया सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है। इससे ज्यादा हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे या फिर हम मान लें हिली रीजन्स में जाते हैं तो माउंटेन सिकनेस क्या होती है? देखने को मिलती है। ऐसा क्या होता है? अगर हम हिली रीजन्स या हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो क्या होता है? कम होता है। तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी कम हुई और PO2 वहां पे कम है, तो ये सब क्या हुआ? कम। इस चीज से बचने के लिए अपनी बॉडी क्या करती है? आरबीसी की जो अमाउंट है उसमें क्या करेगा? इंक्रीज कर देती है। आरबीसी की अमाउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और आरबीसी की अमाउंट इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। ये टर्म अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो ये क्या होती है? माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस किस वजह से होती है? हिली रीजन में या जा रहे हैं हम, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहां पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है? कम। कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग क्या हो जाती है? कम। और इसकी वजह से अपनी जो बॉडी है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी? आरबीसी की अमाउंट को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और इस टाइम पे अपनी हार्ट बीट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये है माउंटेन सिकनेस। तो ये था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या किया? कंप्लीट किया। और अगर हम इसमें देखें तो जो टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से क्वेश्चन आता है, ट्रेकियल रिंग से क्वेश्चन आता है, ह्यूमन लंग की स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक जो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन है उनसे क्वेश्चन बनता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो इफेक्ट है वहां से क्वेश्चन आता है। और जो लंग कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम है वहां से भी बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। माउंटेन सिकनेस बहुत बार रिपीट होता है। एंड जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में से जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है वो आता है एम्फाइसीमा, अस्थमा एंड ORD। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो हमें वो टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।